बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमैर। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरो आफियत से होंगे। जैसा कि आप सबके इल्म में है, नाहम क्लास का सिलेबस तब्दील हो चुका है। फिजिक्स की न्यू बुक के मुताबिक चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स की हेडिंग 3.4 को आज हम स्टडी करेंगे, जिसका उन्वान है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। और सीखेंगे कि न्यूटन के लॉज की हमारी अमली ज़िंदगी में क्या अहमियत है और किस तरह हम इसको इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़िंदगी को आसान बनाते हैं। तो चलिए शुरू कर। आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो बेटा फर्ज करें कि आप अपनी पसंदीदा गेम खेल रहे हैं, जिसमें आपका 100% फोकस इन्वॉल्व है। अचानक से आपके पेरेंट्स आपको आवाज़ देते हैं और उस कुछ काम करने का बोलते हैं। तो आप जानते हैं कि आपके लिए गेम छोड़कर अचानक से उठना कितना मुश्किल होगा। यही कॉमन प्रैक्टिस ऑब्जेक्ट्स में भी है। A object continues its state of rest or of uniform motion in a straight line unless acted upon by some external force. जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहता है। जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो मूव ही करता रहता है। सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स उसका स्टेट चेंज कर सकती है। यही स्टेटमेंट न्यूटन्स के पहले कानून की है। क्लियर? उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। दोबारा से बताता चलूं। अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स एक्टेड अपॉन इट। जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, आपको टेबल पर एक किताब दिखाई दे रही होगी, जो कि रेस्ट स्टेट में मौजूद है। तो ये रेस्ट में ही रहेगी अनलेस एक एक्सटर्नल फोर्स इस पे अमल दरामद ना हो और इसका स्टेट तब्दील ना करे। इसी को बोलते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। क्लियर? प्यारे बच्चों, अभी तक हमने सीखा कि जिस तरह हम अपने पसंदीदा स्टेट में रहना चाहते हैं और स्टेट के अगेंस्ट चेंज को पसंद नहीं करते, यही कॉमन प्रैक्टिस ऑब्जेक्ट्स में भी देखने को मिलती है। जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहना चाहता है और अपने जो मोशन में है वो मूव ही करता रहना चाहता है। जब भी हम किसी चीज पर फोर्स लगाएंगे तो वो अपने मास के बराबर रेजिस्ट करेगा। जितना उसका वजन होगा उसके बराबर वो रेजिस्टेंस पेश करेगा, जिसको हम इनर्शिया बोलते हैं। जैसा कि आपके सामने एक तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि एक शख्स एक ब्लॉक को मूव करना चाह रहा है, जो कि रेस्ट में मौजूद है। तो ब्लॉक एक खास हद तक इस मोशन को रेजिस्ट करेगा, जितना उसका पैस है। क्लियर? जैसा कि आपके सामने डेफिनेशन में भी लिखा है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया। इसी तरह अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो हम उसको रोकना चाह रहे हैं, तो वो भी अपने मास के बराबर फोर्स से रेजिस्ट करेगी चेंज को। तो चेंज के अगेंस्ट रेजिस्टेंस जो है वो ही इनर्शिया कहलाती है। क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, न्यूटन के फर्स्ट लॉ में हमने सीखा कि जो बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी
और जो मूव कर रही है वो मोशन की स्टेट को ही पसंद करती है, अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अमल दरामद ना करे। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब भी कोई एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पर अमल दरामद करती है तो क्या होता है। जब भी कोई एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पर अमल दरामद करेगी तो उसके नतीजे में बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा होगी, और यही आज का हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ है। चलिए इसके बारे में सीखते हैं। क्लियर प्यारे बच्चों, जब भी हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होती है। जैसा कि आप सामने एक ग्लोब को देख सकते हैं, जब हम इस पर कम फोर्स लगाएंगे तो ये कम फोर्स से एक्सेलरेट करेगा, जब हम इस पर ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये ज्यादा फोर्स से एक्सेलरेट करेगा। यही हमें न्यूटन का सेकंड लॉ बताता है। जैसा कि डेफिनेशन में लिखा गया है, when a net force act on a body, it produces acceleration in the body in the direction of net force. The magnitude of this acceleration is proportional to net force acting on the body and inversely proportional to the mass. Clear? अब हम फोर्स और मास के रिलेशनशिप के लिए नेक्स्ट स्लाइड में स्टडी करेंगे। क्लियर? अब हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एक्सेलरेशन। तो बेटा, एट कांस्टेंट फोर्स एक्सेलरेशन डिक्रीजेस एज द मास इंक्रीजेस। जैसा कि आप पहली तस्वीर में देख सकते हैं कि जब मास कम था तो एक्सेलरेशन क्या थी, ज्यादा थी। इसी तरह केस 2 में, जैसा कि आपको तस्वीर में भी दिखाई दे रहा है कि जब मास बढ़ गया तो अब लेबर को ईंटें लेके जाते हुए ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है और एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस हो रही है। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने सीखा कि एक्सेलरेशन दो चीजों पर डिपेंड करती है। नंबर 1 फोर्स, नंबर 2 मास। एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स है, ये अभी तक हम सीख चुके हैं। इसी तरह हमने जाना कि एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करें तो हमें मिलता है कि एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल है फोर्स और मास के। प्रोपोर्शनैलिटी को जब हम इक्वालिटी से रिप्लेस करवाएंगे तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट एफ आवर एम। अगर कांस्टेंट की वैल्यू यहां हम 1 रखें तो एफ इज इक्वल टू एम ए हमारे पास आएगा। अब क्या हम यहां से फोर्स की यूनिट्स निकाल सकते हैं? तो इसका जवाब है जी हाँ। हम यहां से बहुत आसानी से फोर्स की यूनिट निकाल सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि फोर्स की यूनिट है न्यूटन, इसी तरह मास की यूनिट है केजी, एक्सेलरेशन की यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इससे हमें पता चला कि 1 न्यूटन बराबर होता है 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं जब भी दो बॉडीज आपस में इंटरेक्ट करेंगी तो क्या होगा?
जितनी फोर्स पहली बॉडी दूसरी पर लगाएगी, उतनी ही फोर्स दूसरी बॉडी पहली बॉडी पर लगा रही होगी। दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल, जबकि डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि एक शख्स स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगा रहा है, जिसे लेट्स सपोज हमने ए से रिप्रेजेंट किया है। जितना ए बी पर फोर्स लगाएगा, इतना ही बी ए पर फोर्स लगा रहा होगा। फोर्सेस का सम तो इक्वल, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। तो ये है हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ। तो देख लें कितना आसान है, जिसको आप आसानी से समझ भी सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। क्लियर? अब हम एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के जरिए न्यूटन का थर्ड लॉ समझेंगे। व्यूअर्स, क्या होता है कि जब गन से बुलेट को फायर किया जाता है, जितनी फोर्स से गन में से बुलेट फायर होगा, बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, उतनी ही फोर्स से गन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, जिसे रिकॉइल ऑफ गन कहा जाता है। अब यहां एक सवाल पैदा होता है, जरा गौर करें तो क्या जितनी एक्सेलरेशन के साथ बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, क्या उतनी ही एक्सेलरेशन से गन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी? इसको समझने के लिए आपको न्यूटन का सेकंड लॉ का कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, जिसमें बताया गया है कि वो बॉडीज जिनका मास कम होता है, उनमें ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी एज कंपेयर टू दोज बॉडीज जिनका मास ज्यादा होता है। इसी तरह अब हम एक और मिसाल देखते हैं, जिसमें टेबल पर एक बुक दिखाई दे रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि बुक पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी अमल करेगी। बुक जितनी फोर्स टेबल पर लगाएगा, इतनी ही फोर्स टेबल जो है बुक पर लगा रहा है। तो वो फोर्स जो बुक टेबल पर लगा रही है, इसको हम बोलेंगे एक्शन, जो कि उसके वेट के इक्वल है। W इज इक्वल टू mg। इसी तरह टेबल उतनी ही रिएक्शन फोर्स लगाएगा। दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड इक्वल होने की वजह से ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगी और बुक जो है टेबल पे रेस्ट पोजीशन पे नजर आएगी। जैसा कि बताया गया है, कंसीडर अ बुक लेइंग ऑन अ टेबल। द वेट ऑफ द बुक इज एक्टिंग ऑन द टेबल इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। This is the action. The reaction of the table act on the book in the upward direction. उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही।